साईं IAS अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम अब सोल्व कर रहे हैं हाई कोर्ट ग्रुप डी का हिंदी का क्वेश्चन पेपर, जिसके सवालों की संख्या 25 मतलब 25 है। ठीक है, तो अपने अपने आंसर आप जो है मिला सकते हैं और ये देख सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन जो हैं वो ठीक हुए हैं। ठीक है, तो मिलाते हैं और करते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है अपने पास, देखिए जो पहला सवाल है वो लिखा हुआ है आपके पास में कि विशेषण के भेद हैं। बहुब्री, तो बहुब्री विशेषण नहीं होता, बहुब्री समास होता है। ठीक है, आगे लिखा हुआ गुणवाचक, गुणवाचक है, संख्यावाचक है, परिमाणवाचक है, व्यक्तिवाचक होती है संज्ञा। ठीक है, तो अगर देखेंगे आप तो बहुब्री समास है, इसका मतलब गुणवाचक विशेषण होता है काला नीला पीला, संख्यावाचक होता है 1 2 3 4 और परिमाणवाचक होता है 1 kg 2 kg 3 kg इस तरीके से। ठीक है, तो इसके ऑप्शन हो जाएंगे BCD। तो BCD मतलब ये वाला पहला वाला विकल्प इसका ठीक है, तो BCD पहला वाला विकल्प इसका हो जाएगा ठीक। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा। दूसरे सवाल में कह रहे थे हमसे, दूसरे वाले क्वेश्चन में कह रहे थे कुछ इस तरीके का सवाल कि भैया विशेषण शब्दों की विशेषता, देखो परिभाषा का सवाल है, विशेषण शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले कहलाते हैं। तो विशेषण शब्दों की विशेषता है ना, तो डेफिनेशन पूछी है, डेफिनेशन मतलब परिभाषा पूछी है। वे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं प्रविशेषण। ठीक है, किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, और विशेषण शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, वो प्रविशेषण कहलाते हैं, जो विशेषण की विशेषता बताते हैं। जैसा एक उदाहरण आपने सुना होगा कि राम सुंदर है, तो राम सुंदर है तो राम की विशेषता है कि वो सुंदर है, तो ये तो हो गया विशेषण। और अगर मैं ऐसे लिख दूं कि राम बहुत सुंदर है, राम बहुत सुंदर है, इसका मतलब है कि सुंदर शब्द से पहले है जो बहुत शब्द लगाया गया है, ये सुंदर की विशेषता को बढ़ाने का काम करता है, इसका मतलब ये प्रविशेषण है। ठीक है, अगला सवाल चलते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर है गद्यांश के ऊपर। देखो ये कह रहे थे, ये क्वेश्चन में कह रहे हैं हमसे कि निम्न गद्यांश को ध्यान में पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए 28 से 32 तक, है ना। हमारे देश में तरह तरह के मेले लगते रहते हैं, इनमें पुस्तक मेले का अलग महत्व है। वैसे तो पुस्तक मेले विभिन्न शहरों में आयोजित किए जाते हैं, किंतु दिल्ली के प्रगति मैदान में जिस पुस्तक मेले का आयोजन किया जाता है उसका विशेष महत्व है। इसमें देश के लगभग सभी प्रकाशक भाग लेते हैं। इसे देखने के लिए पुस्तक प्रेमी पहुंचते हैं। इस वर्ष का पुस्तक मेला यूथ के नाम रहा। इस बार यूथ की संख्या काफ़ी नज़र आई। इस पुस्तक मेले में न केवल अपने देश की पुस्तकें देखने को मिली, बल्कि विदेशी प्रकाशकों के भी स्टॉल नज़र आए। लोगों ने इनमें भी काफ़ी रुचि दिखाई। इस मेले में एक नई जानकारी मिली कि अब बच्चे एनिमेशन के द्वारा मैथ, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स को रोचक तरीके से सीख पाएंगे। अब ये जो गद्यांश था बेटा, इस गद्यांश पर आधारित सवाल हैं, उनके आंसर जो है हमें ढूंढने हैं, वो क्या क्या हैं। पहला सवाल लिखा हुआ है कि किस मेले का अलग महत्व है, तो गद्यांश में लिखा हुआ है कि देखिए ये लिखा हुआ है, वैसे तो पुस्तक मेले विभिन्न शहरों में आयोजित किए जाते हैं, किंतु दिल्ली के प्रगति मैदान में जिस पुस्तक मेले का आयोजन किया जाता है उसका विशेष महत्व है। तो किसका देखिए, किसका कह रहे हैं, पक्षी मेला, पुस्तक मेला है और पशु मेला। ठीक है, पुस्तक मेला, पक्षी मेला, पशु मेला, व्यापार मेला। तो आंसर आपका क्या लगेगा इसका, तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा, इसका आंसर हो जाएगा पुस्तक मेला। क्या हो जाएगा, पुस्तक मेला। ठीक, चलिए आगे 28 के बाद 29वां सवाल है ना। 29वां सवाल ये कह रहे थे, देखिए 29वें सवाल में क्या कह रहे थे, ये कह रहे थे 29वें सवाल में कि दिल्ली में किस स्थान पर पुस्तक मेले का आयोजन होता है। तो अभी बताया गया था प्रगति मैदान में, है ना, प्रगति मैदान में पुस्तक मेला लगता है। इस वर्ष का पुस्तक मेला किसके नाम रहा, तो गद्यांश में क्या है, व्यक्ति, भोजन, युग या यूथ, तो यूथ के नाम था, है ना। पुस्तक मेले में अगला सवाल देखो, जो 31वां सवाल है, ठीक है। पुस्तक मेले में देखो बेटा, पुस्तक मेले में
पुस्तक मेले में देश की पुस्तकों के साथ साथ और किन के स्टॉल नज़र आए? तो युवाओं के, किसानों के, मजदूरों के या विदेशी प्रकाशकों के? तो विदेशी प्रकाशकों के स्टॉल नज़र आए, उनकी भी किताबें वहाँ लगी हुई थी। बच्चे एनिमेशन द्वारा कौन से विषय सीख नहीं सकते? तो देखिए गद्यांश में लिखा हुआ था, मैथ भी था, फिजिक्स भी था, बायोलॉजी भी था, केमिस्ट्री भी था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, भाषा। ठीक है, तो हो जाएगा केवल सी। ठीक है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना था, तो केवल सी अर्थात, ठीक है, केवल सी। निम्नलिखित वाक्यांशों का क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। मतलब वाक्यांशों को क्रम के अनुसार लिखना है। अध्ययन और अध्यापन हो शहीदों का एक, जिसमें क्रांतिकारी आंदोलन ऐसा स्मारक बनाया जाए के इतिहास का। अब देखो यहाँ से शुरू करिए आप, है ना। शहीदों का एक, बी, शहीदों का एक ऐसा स्मारक बनाया जाए, मतलब डी, ऐसा स्मारक बनाया जाए कैसा, जिसमें क्रांतिकारी आंदोलन, मतलब सी, है ना, के इतिहास का, मतलब ई, के इतिहास का अध्ययन और अध्यापन हो, मतलब ए। तो सही बन जाएगा पहला वाला, बी डी सी ई ए। ठीक है, तो क्रम से लगाना था, कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं थी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। हाँ, अगला सवाल है, देखिए, देखो अगला सवाल लिखा हुआ है कि जिससे पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारण से नहीं हो सकी। भूतकाल मतलब होती लेकिन वो क्रिया नहीं हो सकी, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हेतु हेतु मद। हेतु हेतु मद भूतकाल। जैसा आपने एक वाक्य पढ़ा होगा, मैं भी जाता यदि वह मुझसे कहता। अब इसमें क्या है कि वो नहीं गया, मैं भी जाता, नहीं गया, रीजन है ना, वह मुझसे कहता। इसका मतलब एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर करती है। ठीक है, और ये भूतकाल की क्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो इसमें आंसर आएगा चौथा, हेतु हेतु भूतकाल। निम्नलिखित कारकों को क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो कारक आपने बेटा पढ़े होंगे, पहला आता कर्ता, फिर आता है कर्म, फिर आता है करण, फिर आता है संप्रदान, फिर आता है बेटा अपादान, फिर आपने पढ़ा होगा संबंध, फिर आपने पढ़ा होगा अधिकरण, और आखिर में पढ़ा होगा आपने संबोधन। अब इसके अनुसार आपको लिखना था, तो पहला कौन आएगा? कर्ता। कर्ता सी, तो पहला हो गया सी। सी दो जगह है। ठीक है, कर्ता के बाद कर्म मतलब बी, बी भी दो जगह है। ठीक है, फिर आएगा करण, करण ए। ठीक है, तो करण ए हो गया, फिर आएगा उसके बाद संप्रदान डी, फिर उसके बाद में आएगा अपादान ई। इस क्रम में आप मिला सकते हैं, इस क्रम के अनुसार आप देख सकते हैं। तो पहला वाला इसका ठीक होता भैया। ठीक, आगे चलते हैं 35 के बाद। हाँ, 35 सवाल के बाद 36वां सवाल। 36वां सवाल, नदी शब्द का उचित बहुवचन चुनिए, है ना। क्योंकि नदी शब्द जो स्त्रीलिंग है, ठीक है, मैंने बताया था कि अगर कोई शब्द स्त्रीलिंग है उसका अगर बहुवचन बनाना है तो एक तो छोटी की मात्रा बदल दीजिए और यहाँ लगा दीजिए, तो क्या बन जाएगा? नदियाँ। क्या हो जाएगा? नदियाँ। तो नदी का क्या हो जाएगा? नदियाँ। ठीक है, नदी का क्या हो जाएगा? नदियाँ। आगे चलते हैं और आगे देखो ये लिखा गया है, मिलाना है आपको, और ये मिलाना है। सवाल क्या कह रहे थे सवाल में, उसको पढ़ना है। सूची प्रथम को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। सूची एक वल, फिर है सूची सेकंड में गांधी जी, फिर है हड़प, फिर है बच्चे। तो ये सॉरी जल है, ये है जल। तो जल क्या है? जल द्रव्यवाचक संज्ञा है। ए का चौथा देखो, ए का चौथा दो जगह है। ठीक है, फिर उसके बाद में गांधी जी, गांधी जी एक नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, बी का पहला, तो बी का पहला ये मिला। ठीक है, बी का पहला। ठीक है, फिर है हड़प, हड़प हड़पना क्रिया है, उससे बनेगा भाववाचक संज्ञा, सी का तीसरा, तो सी का तीसरा। फिर है बच्चे, बच्चे बहुवचन में आएगा, जातिवाचक संज्ञा है, सभी बच्चों की बात हो जाती है, तो डी का हो जाएगा पहला, डी का पहला। तो इसका आंसर होगा तीसरा। तीसरा आंसर होगा, तीसरा आंसर होगा डी का हो जाएगा आपका, डी का हो जाएगा दूसरा, और हड़प हो जाएगा तीसरे का, तीसरा हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 38। और 38वें सवाल में कह रहे हैं कि शुद्ध शब्द छांटना था। तो शुद्ध शब्द क्या होता? हास्यप्रद होता है ना, सांस्कृतिक होता है, सांस्कृतिक नहीं होता। हस्ताक्षर, ये ठीक है, हस्ताक्षर तो सही हो जाएगा इसमें, हस्ताक्षर, हस्ताक्षर ये हो जाएगा, ठीक है, ये करेक्ट है। 38 के बाद चलते हैं 39 की तरफ। 38 के बाद 39 की तरफ चलते हैं। तो सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना था। ये भी देखो सुमेल करने वाले सवाल ज़्यादा पूछे गए हैं, इन पर हमें काम करना चाहिए। ईश्वर के नाम का जाप क्या कहलाता है? ईश्वर के नाम का जाप कहलाता है सुमिरन करना, ठीक है। बिना मजदूरी का काम, अगर कोई बिना मजदूरी का काम करता हो तो उसे कहते हैं बेगारी, है ना। मेहनत का मूल्य जो होता है वो कहलाता है पारिश्रमिक। पहुंचने का स्थान क्या कहलाता है? गंतव्य। तो डी का तो चौथा है, तो डी का चौथा 3 जगह है, ठीक है। ए का मिलाओ, ए का तीसरा, तो ए का तीसरा 2 जगह है, ए में और तीसरे में, है ना। बी का हो जाएगा, ए का तीसरा है, बी का है पहला, तो बी का पहला, तो पहला ही वाला ठीक है, पहला वाला विकल्प ठीक है, ठीक है। वैसे मैंने ऊपर मैच कर दिए हैं, आप मिला सकते हैं, मैच कर सकते हैं। चलिए 39 के बाद चलते हैं 40 की तरफ। सही कह रहे हैं कि सही, हाँ, सवाल नंबर 40 में कह रहे हैं कि सही वाक्य चुनिए। खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ, गलत हो जाएगा। खरगोश को नहीं काटा जाएगा भाई, गाजर को काटा जाएगा। तो क्या लिखना चाहिए था कायदे में, है ना, खरगोश को गाजर काटकर खिलाओ, ये गलत है ना। मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ, हो सकता है रिहर्सल है, अभ्यास है। मोहन की माताजी जा रहा है, गलत है, क्रिया गलत हो रही है ना। हमें चरखा काटनी चाहिए, क्रिया गलत हो रही है, तो ये गलत है, ये गलत है, पहला वाला भी गलत है, दूसरा वाला जो है बिल्कुल करेक्ट है। मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ, मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए 41वें सवाल की तरफ चलते हैं। तो 41वें नंबर के सवाल में पूछा गया हमसे सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है ना। ये सब विलोम शब्द लिखे गए हैं। सफल का असफल होता है, सब जानते हैं। रात का दिन होता है, ये भी सब जानते हैं। धरती का आकाश होता है, ये भी सब जानते हैं। ठंडे का गर्म होता है, ये भी सब जानते हैं। तो ए का देखिए तीसरा है, और ए का तीसरा सिर्फ 1 में है, ए का तीसरा सिर्फ 1 में है। बी का कौन सा हो जाएगा? तो बी का दूसरा हो जाएगा। सी का कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा। और डी का हो जाएगा चौथा। चलिए बेटा आगे देखते हैं, मैच करते रहो फटाफट मेरे साथ मिल गए। 41 के बाद 42वें सवाल। 42वें सवाल में हमसे कह रहे थे कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। भीरमर, भोरे को कहते हैं भोरा, मधु, और ये कहलाता मधुकर, है ना। शशि, इंदु, निशाकर, निशाकर होता है चंद्रमा, बी का चौथा। वस्त्र, वट, पट और वसन, ये होता कपड़ा, है ना। रवि, भानु और दिनकर, ये होता सूर्य का पर्यायवाची। तो ए का देखो, ए का दूसरा कहाँ है? ए का दूसरा सिर्फ 1 में ही है, ए का दूसरा, है ना। भ्रमर, भोरा, मधुप, तो ए का कौन सा हो जाएगा? मधुकर हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 43। कुंवर सिंह के पिता वीर होने के साथ साथ स्वाभिमानी एवं उदार स्वभाव के व्यक्ति थे। रेखांकित शब्दों में उपसर्ग जुड़ा है। उपसर्ग क्या हो जाएगा? रेखांकित शब्दों का जो उपसर्ग आएगा वो क्या हो जाएगा बेटा? उपसर्ग वो होते हैं जो पहले लगाए जाते हैं, ठीक है। स्व प्लस अभिमानी, ठीक है। तो स्व प्लस अभिमानी, स्व हो जाएगा, स्वा नहीं होगा, ठीक है। हाँ, ये गलती है, बहुत सारे बच्चे स्वा कर आए होंगे, स्वा नहीं होगा बल्कि स्व होगा। स्व मतलब स्वयं, ठीक है। सवाल नंबर देखें, अगला सवाल 44। स्वर संधि वाला शब्द समूह छाटिए। तो किसमें स्वर संधि आ रही है वो बताना है आपको। स्वर संधि किसमें है वो बताना है। तो देखिए स्वर संधि ये बनेगा भोजन प्लस आल्य, भोजन प्लस आल्य, ये भी स्वर संधि है क्योंकि दीर्घ है, ठीक। सदैव में सदा प्लस एब, सदा प्लस एब, ये भी स्वर संधि का उदाहरण है क्योंकि इसमें आई टूटिया है ना। संगम में तोड़ोगे तो सम हलंत लगा के गम, ठीक है। और ये संधि है व्यंजन, है ना। महेंद्र, महा प्लस इंद्र, तो महा प्लस इंद्र, ये भी स्वर संधि का उदाहरण है, ठीक है। परिच्छेद, परि प्लस छेद, या तो विसर्ग संधि लगा सकते हैं या व्यंजन संधि लगा सकते हैं। तो इसमें एक तो भोजनालय ए, सदैव 2 और महेंद्र 3, ये स्वर संधि है, बाकी व्यंजन संधि के उदाहरण है, ठीक है। तो इसका बनेगा ए, बी और डी, ए बी डी,
केवल ए बी डी, ठीक है, अर्थात ऑप्शन नंबर ठीक हो जाएगा इसमें तीसरा। चलिए सवाल नंबर देखते हैं 45। दिए गए अर्थ हेतु सही लोकोक्ति चुनिए। कह रहे हैं काम न जानना और बहाना बनाना। काम तो आता नहीं है, बहाना कर रहे हैं आप। तो चिराग तले अंधेरे, होनहार बीरवान के होत चिकने पात, अधजल गगरी छलकत जाए, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो इसे कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। नाच न जाने आंगन टेढ़ा का मतलब होता है कि नाचना आता नहीं, आंगन को टेढ़ा बता रहे हैं। इसका मतलब काम तो आपसे आता नहीं है और आप जो है बहाने बना रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखें 45 के बाद 46। 46 में लिखा गया है, देखिए 46 में कह रहे थे हमसे कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए, है ना। हाँ, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। मनुष्यता, तो इसमें दो चीज़ें बनेंगी, मनुष्य प्लस ता, और ता लगाएंगे तो बन जाएगा वो प्रत्यय, बाद में लग गया है। विद्यालय, विद्यालय का मतलब होता है विद्या प्लस आल्य, मतलब संधि है, ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। अनु, अनु होता है हमेशा उपसर्ग। कर्म भूमि, ये बन जाएगा समास, ये हो जाएगा समास का उदाहरण, ठीक है, कर्म की भूमि, ठीक है। तो ए का कौन सा हो रहा है, देखो ए का हो रहा है चौथा, ए का हो रहा है चौथा, है ना। मनुष्यता का में आ जाएगा प्रत्यय। बी विद्यालय में हो जाएगा संधि, इसका मतलब बी का हो जाएगा तीसरा। तो ए का चौथा, बी का तीसरा, ए का चौथा, बी का तीसरा। अनु सी का पहला, सी का पहला, और डी का हो जाएगा दूसरा समास। तो इसका तीसरा विकल्प जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा विकल्प लगाएं आप, तीसरा मिला लें आप। 48वें सवाल में क्या कह रहे थे, हाँ 48वें सवाल में कह रहे थे कि हाय फूल सी कोमल बच्ची। पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो उसमें उपमा अलंकार है। हाय फूल सी कोमल बच्ची, तो हाय तो विस्मयादि बोधक शब्द है, फूल सी फूल के समान, कोमल बच्ची, ठीक है। तो सा सी से ये जो आते हैं ये सब आते हैं उपमा अलंकार में, ठीक है। 48वें सवाल में क्या कह रहे हैं बेटा, इसको भी देखो 48 कह रहे हैं निम्नलिखित वाक्यांशों को क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो जैसे एक सवाल पहला आया था क्रम के अनुसार लगाना था, वैसे ही क्रम के अनुसार आपको इसमें भी लगाना है। पुरानी थी जो बहुत ही एक माचिस पर बैठकर किया करता था, बदलू यह कार्य सदा ही। तो देखिए यहां से उठाइए, बदलू यह कार्य सदा ही, सदा ही एक मछिए पर बैठकर, एक मछिए पर बैठकर, सी हो जाएगा। बदलू यह कार्य सदा ही एक मछिए पर बैठकर किया करता था, किया करता था, जो बहुत ही भी पुरानी थी। तो इसमें बन जाएगा सी ई सी डी वी ए, ई सी डी वी ए, पहला वाला ठीक है। प्रभाव डालने का मतलब आपको पता होगा, सुध-बुध खोना नहीं, रंग जमाना। प्रभाव डालने का मतलब होता है बेटा रंग जमाना। तो प्रभाव डालना मुहावरा है ना, हेतु मुहावरा कौन सा होगा, तो रंग जमाना। रंग जमाने का मतलब होता है प्रभाव डालना। चलिए आखिरी सवाल देखते हैं इसका, जो कि 49 के बाद 50 है। क्या कह रहे थे इसमें, हाँ इसमें कहा गया था कि किस समास में योजक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। मैं खूब बताता हूँ हिंदी पढ़ाते समय। अव्ययभाव में नहीं जी, अब बहुरी में नहीं जी, द्विगु में नहीं जी, द्वंद्व में आता हाइफन, जैसे रात दिन या दिन रात कह सकते हैं। तो ये जो लगा होता हाइफन, ये द्वंद्व समास में आता है, ठीक है। तो आप अपने अपने सवालों के आंसर मैच कर सकते हैं, और बाकी चीज़ें जो हैं वो नेक्स्ट क्लास में आपको मिलेंगी, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में।